बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि बुज़दिल दुश्मन ने पाक चीन दोस्ती पर वार किया, लेकिन कराची पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इन मुल्क दुश्मनों का शिकार कर लिया। चीनी कॉन्सुलेट पर हमला करने वाला नेटवर्क पकड़ा गया। एडिशनल आईजी कराची डॉक्टर अमीर शेख कहते हैं हमले में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलव्विस है। कराची पुलिस ने हासिल कर ली बड़ी कामयाबी। भारतीय और अफगान खुफिया एजेंसियों का मंसूबा बेनकाब हो गया। पुलिस ने चीनी सिफारतकारों की हिफाजत के लिए जानों का नजराना भी दिया और खोज भी लगा लिया कि हमला किसने और कैसे किया। पुलिस ने चीनी काउंसलेट पर हमले के मंसूबे में मुलव्विस कलदम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। एक दहशतगर्द की तलाश में छापे मारे जा रहे हैं। चीनी काउंसलेट हमले में भारतीय खुफिया एजेंसी मुलव्विस है। दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान और भारत से है। ये एक जो मंसूबा था इंटरनेशनल लेवल पे, जिसमें रा भी मुलविस था, जिसमें अफगानिस्तान मास्टरमाइंड किया, तो एक के अलावा जिसके बारे में है कि शायद वो मर गया है अफगानिस्तान में किसी हमले में, लेकिन उसके अलावा बाकी तमाम गिरफ्तार हैं। दहशतगर्द हमले के लिए असलहा बलूचिस्तान से रेल के जरिए कराची लाए। बल्दिया टाउन के घर में असलहा छुपाया गया। सी पैक मंसूबे में दरारें डालने के लिए चीनी काउंसलेट पर हमला किया गया। हमले का मंसूबा BLA कमांडर और मास्टरमाइंड असलम अच्छू ने अफगानिस्तान में बनाया, जिसे भारतीय खुफिया एजेंसी की भरपूर हिमायत हासिल रही। इसका मंसूबा जो असल बना वो अफगानिस्तान में असलम अच्छू, ही वाज द मास्टरमाइंड। उसके बाद अभी ये है कि बाय डिज़ाइन या वो वाकई जेन्युइनली मारा जा चुका है, उसका अभी ये बशीर ज़ेब के नाम से अभी उसकी कमांड उसके हाथ में है। बशीर ज़ेब वो भी एक टेररिस्ट है, अभी वो BLA की कमांड वो चला रहा है। कराची पुलिस चीफ के मुताबिक हमले के मास्टरमाइंड असलम उर्फ अच्छू के अफगानिस्तान में मरने की भी इत्तलात हैं। गुज़िश्ता बरस 23 नवंबर को 3 दहशतगर्दों ने कराची के इलाके क्लिफ्टन में वाक़े चीनी काउंसिल खाने पर हमले की कोशिश की थी, जिसे पुलिस ने नाकाम बनाते हुए तीनों हमलावरों को हलाक कर दिया था। तो कराची में चीनी कौंसल खाने पर हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों के ठिकाने का 24 न्यूज़ ने पता चला लिया है। हमले में मुलव्विस सहूलतकार बल्दिया सईदाबाद के मकान में रूपोश थे। अमान नामी BLA के इलाकाई ओहदेदार ने 10,000 रुपये माहाना किराए पर यह मकान दिया था। हमारे नुमाइंदे दानियाल सैयद इस वक्त इसी मकान के बाहर मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। दानियाल, क्या इंकशाफात हुए हैं इस बारे में? आज बिल्कुल चाइना कौंसलेट पर हमले में मुलव्विस जो BLA के दहशतगर्द थे उनके सहूलतकारों को गिरफ्तार किया है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके बल्दिया न्यू सईदाबाद में। सेक्टर 8B का ये इलाका है, हसन मंजिल है। मेरे कैमरामैन वाहिद मामा अगर दिखा सकते हैं, तीसरी मंजिला पर ये इमारत थी जिस फ्लैट में, जिस घर में दहशतगर्द रहते थे, जिन सहूलतकारों को गिरफ्तार किया है। मकान नंबर 485 है, जिसमें 3rd फ्लोर के ऊपर हसन मंजिल, कराची का इलाका बल्दिया न्यू सईदाबाद। ये वो मकाम है जहां से चाइना कौंसलेट हमले में मुलव्विस जो BLA के जो दहशतगर्द थे उनके सहूलतकारों को यहां से गिरफ्तार किया है। जो असलहा बलूचिस्तान से कराची मुंतकिल हुआ था उसको इस घर में रखा गया था। अमान नामी BLA का जो इलाकाई कमांडर है उसको भी गिरफ्तार किया गया है कि दीगर साथियों की तलाश के लिए पुलिस छापेमारी कार्रवाइयों का आगाज ठीक है। दानियाल बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे। तो कराची में चीनी कौंसल खाने पर हमले के मुल्जिमान पकड़े गए हैं। 23 नवंबर की सुबह दहशतगर्द कैसे चीनी कौंसल खाने पहुंचे और हमला कैसे नाकाम बनाया गया, इस बारे में साद बुखारी की रिपोर्ट देखते हैं। कराची का पॉश इलाका क्लिफ्टन ब्लॉक 4 23 नवंबर 2018 की सुबह भी मामूल की सुबह थी। घड़ी में 9:30 बजे अचानक इलाका गोलियों की घन गरज से गूंज उठा। जोरदार धमाके हुए और चीनी कौंसल खाने से उठता धुआं नजर आने लगा। ये वो वक्त था जब 3 बुज़दिल दहशतगर्दों ने चीनी कौंसल खाने पर हमला किया। दहशतगर्दों ने गली के कोने पर गाड़ी खड़ी की और पैदल कौंसल खाने की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। पहली चेक पोस्ट पर गोलियां बरसाई और दस्ती बम से हमला किया। ASI अशरफ और कांस्टेबल आमिर ने जामे शहादत नोश किया तो बैरियर पर सिक्योरिटी गार्ड्स और दीगर पुलिस एहलकारों ने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। सिक्योरिटी गार्ड जुम्मन जख्मी हुआ। दहशतगर्दों के बैरियर पार करते ही पहला दहशतगर्द मारा गया। 2 दहशतगर्द दाखिली रास्ते तक पहुंचे तो दूसरे को भी जहन्नुम वासिल कर दिया गया। तीसरा दहशतगर्द गोलियां बरसाता दस्ती बम हमले करता बाहर मौजूद वेटिंग एरिया तक जा पहुंचा, जहां वीजा लेने आए बाप बेटे को कत्ल किया और अंदर दाखिल होने की नाकाम कोशिश में तीसरा दहशतगर्द भी मारा गया। और यूं कालदम बलोच लिबरेशन आर्मी का चीनी कौंसिल खाने पर हमला कौंसिल खाने पर तैनात पुलिस एहलकारों और सिक्योरिटी गार्ड्स ने चंद ही मिनटों में नाकाम बना दिया। दहशतगर्द चीनी कौंसिल खाने के हमले को यरगमाल बनाने में नाकाम रहे। पुलिस की
जवां मर्दी और फर्ज शनासी ने शहादतों के सिलसिले को कायम रखा, मगर चीनी दोस्तों पर आज तक न आने दी। साद बुखारी, 24 न्यूज़, कराची। और कराची से ही आपको खबर देंगे, जहां डिफेंस के इलाके में चीनी बाशिंदे को जख्मी करके लूटने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों मुल्जिम चीनी बाशिंदे की ही सिक्योरिटी पर तैनात थे। इसी बारे में समर अब्बास की रिपोर्ट देखते हैं। कराची में चीनी बाशिंदे को लूटने वाले 2 मुल्जिमान को जामशोरों से गिरफ्तार कर लिया गया। गुज़िश्ता रोज मुल्जिमान ने चीनी बाशिंदे से 30 लाख रुपए लूटे और छुरियों के वार से जख्मी करने के बाद फरार हो गए थे। डीआईजी साउथ शर्जील खरल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दोनों मुल्जिमान चीनी बाशिंदे की ही सिक्योरिटी पर तैनात थे। जो सिक्योरिटी गार्ड उनके पास ड्यूटी पर थे, घर के मालिक थे या जिन्होंने घर किराए पे वो लिया हुआ था, उनको छुरियों से जख्मी किया और उनके घर में जो 3 मिलियन 30 लाख रुपए जो कैश था जो उनके पास पड़ा हुआ था वो लेकर वो फरार हो गए थे। हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान का ताल्लुक जामशोरों से है। मुल्जिमान को कॉल रिकॉर्ड की मदद से गिरफ्तार किया गया है। कैमरामैन जहांजेब अली के हमरा समार अब्बास, 24 न्यूज़, कराची। खबर आपको देंगे, आर्मी चीफ से कराची के ताजरों के वफ्द ने मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पूरे मुल्क बिलखुसूस कराची में सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर हो रही है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए ताजर बरादरी मुआवनत करे। मुल्की इक्तिसादी तरक्की के लिए माहौल साजगार होना चाहिए। ताजरों ने सिक्योरिटी के हवाले से पाक फौज की खदमात को सराहा। कराची में क्रैकडाउन में मुलजिमा समेत 2 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर रेंजर्स ने 24 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। वकार अब्बास की रिपोर्ट। कराची के इलाके सखन में पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। कार्रवाई के नतीजे में मंशियात फरोश मुलजिमा समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से हेरोइन के कई पैकेट बरामद हुए हैं। उधर रेंजर्स ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए 24 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुलजिमान में स्ट्रीट क्रिमिनल, टारगेट किलर समेत दीगर जराइम में मुलविस मुलजिमान शामिल हैं। दूसरी जानिब नए साल में भी लुटेरे पुलिस की पहुंच से दूर ही नजर आते हैं। नॉर्थ कराची के इलाके में घर के दरवाजे पर मोटरसाइकिल पर सवार मुलजिमान ने शहरी को लूट लिया। मुलजिमान के चेहरे वाजे हैं, मगर पुलिस ताहाल मुलजिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम है। दानियाल सैयद, 24 न्यूज़, कराची। अगली खबर भी शहर कायद से ही। कराची में बढ़ती हुई वारदातों की रोकथाम के लिए पुलिस ने नई हिकमत अमली तैयार कर ली है। शहर में नस्ब CCTV कैमरास का बाकायदा डेटा जमा शुरू कर दिया है। अली रजा से मजीद बात करेंगे। अली रजा, बताइएगा ये नई हिकमत अमली है क्या? बिल्कुल, शहर कायद में लूट मार की बढ़ती हुई वारदातों में कमी के लिए जो है पुलिस हुक्काम ने नई हिकमत अमली तैयार की है, जहां पर पहले फेज़ में ज़िला शर्की की जो पुलिस है वो जो नस्ब कैमरे हैं मुख्तलिफ कंपनियों में, निजी कंपनियों में और साथ ही घरों में जो लगे हुए हैं उनका रिकॉर्ड जो है वो तलब करना शुरू कर दिया है। मालकान से जो है उनके नंबर्स इकट्ठे करना शुरू हो गए हैं। उसके बाद SHO जो मुताल्लिका थाने के होंगे ज़िला शर्की के, वो फ़ौरन ही वारदात के फ़ौरन बाद जो है एक फ़ोन कॉल की दूरी पर जो है ये तमाम की तमाम फुटेजेस जो है वो हासिल कर सकेंगे, ताकि जो बढ़ते हुए वारदात हो रही हैं उसमें किसी न किसी तरीके से जो है वो कमी लाई जाए। इस वक्त जो पुलिस हुक्काम के मुताबिक कंट्रोल कमांड रूम है उसमें जो है जो तादाद कैमरे की है वो काफ़ी कम है, जबकि जो निजी इदारों और घरों में जो लगे हुए कैमरे हैं उनकी तादाद 6000 के करीब बताई जाती है, जिससे यकीनी तौर पर जब फुटेजेस आएंगी और लोग सामने आ सकेंगे, उनके चेहरे वाजे हो सकेंगे, तो यकीनी तौर पर क्राइम में कमी आ सकेगी। बहुत शुक्रिया अली आपका। कुछ बात करेंगे हवेलिया हादसे की। 2 बरस पहले हवेलिया के करीब ATR तैयारा हादसे की वजूहात मंजरेआम पर आ गईं। सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने तैयारे में अहम तकनीकी खराबियों की निशानदही कर दी। लाजवाब लोगों की फाश गलती ने कीमती जानें निगल ली। हवेलिया में गिरने वाले तैयारे की जिम्मेदारी PIA मुरम्मती शोबे पर पड़ गई। 2 बरस कबल मारूफ नातफा जुनेद जमशेद का तैयारा गिरने की वजूहात सामने आ गई। सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में PIA की जानिब से तैयारों के मेंटेनेंस के निजाम में संगीन खामियों की निशानदही कर दी। इब्तदाई रिपोर्ट में बताया गया कि तैयारे के इंजन नंबर 1 का पावर टरबाइन ब्लेड टूटकर तैयारे के इंजन में चले जाने की वजह से
इंजन बंद हुआ और तैयारा गिरकर तबाह हो गया। तैयारे की आखिरी जांच और मुरम्मत हादसे से 25 दिन पहले की गई। उस वक्त तक इंजन के पावर टरबाइन ब्लेड्स 10,004 घंटे चल चुके थे। ब्लेड्स फौरी तौर पर तब्दील करना लाजमी था, लेकिन ऐसा न किया गया। सिविल एविएशन अथॉरिटी के फ्लाइट स्टैंडर्ड्स डिपार्टमेंट ने तैयारे को दुरुस्त तरीके से चेक न किया और परवाज की इजाजत दे दी। हादसे की तहकीकात करने वाले सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने PIA और सिविल एविएशन अथॉरिटी दोनों को हादसे का जिम्मेदार करार दे दिया। 7 दिसंबर 2016 को होने वाले हादसे में जुनेद जमशेद और उनकी अहलिया समेत 47 अफराद जाँ बहक हो गए थे। और ताज़ा खबर के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान में तैनात नए अफगान सफीर शुक्रल्लाह आतिफ मिशाल की GHQ में मुलाकात हुई, जिसमें आर्मी चीफ ने नए अफगान सफीर को खुशामदीद कहा और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में इलाकाई सलामती की सूरत हाल और अफगान अमन अमल से मुतल्लिक उमूर पर भी बातचीत की गई। और अभी आपको बताएंगे मनशियात के खिलाफ एंटी नारकोटिक्स फोर्स एक्शन में है। कराची में ANF ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 करोड़ रुपए मालियत की मनशियात बरामद कर ली, जो 3 बड़े कंटेनर्स में छुपाई गई थी। कार्रवाई में 7 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मनशियात में 35 किलोग्राम आला क्वालिटी की हेरोइन और 52 किलो हशीश शामिल है। उधर इस्लामाबाद पुलिस और ANF ने तरनोल भारा कहू के देही इलाकों में भारी मिकदार में मनशियात बरामद करके 12 अफराद को हिरासत में ले लिया। मनशियात में आइस, हेरोइन, चर्स और अफ्यून शामिल हैं। गैस लीकेज ने कई जिंदगियों की मौत को नींद सुला दिया। जायदाद के तनाजे पर चचा के हाथों भतीजा और हम जुल्फ कत्ल हो गया, जबकि जालिमों ने खातून वकील की जान ले ली। मंडी बहाउद्दीन में चचा ने मकान के तनाजे पर फायरिंग करके भतीजे और हम जुल्फ को कत्ल कर दिया। फायरिंग के दौरान एक खातून बुशरा बीबी बुरी तरह जख्मी हो गई। वाक़े की मोबाइल फोन फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली। मुल्जिम वाक़े के बाद मौके से फरार हो गया। हाफिजाबाद में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से खातून सरकारी वकील नाइला अमजद अली को मौत के घाट उतार गए। नाइला एडवोकेट घर से जिम जाने के लिए घर से बाहर निकली तो हमला आवरों ने उन पर फायरिंग कर दी। जलालपुर भटिया के गांव बहाउद्दीन में 3 दिन से लापता कुव्वत गोयाई से महरूम 13 साला सकलैन आजम की लाश हवेली से मिली। पुलिस ने हवेली के मालिक नजीर को गिरफ्तार कर लिया। सवात के इलाके बहरेन में गैरत के नाम पर एक शख्स ने फायरिंग करके अपनी साबका बीवी को कत्ल कर दिया। फायरिंग की जद में आकर एक राहगीर बच्ची भी हलाक, जबकि एक और शहरी बुरी तरह जख्मी हो गया। डेरा गाजी खान में तहरीके इंसाफ के रहनुमा राशिद बुखारी को कत्ल किया गया था। तहरीके इंसाफ के कारकुनों ने कत्ल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। गुजरात पुलिस ने कत्ल जैसी दर्जनों वारदातों में मुलव्विस बैनुल-जिले मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। हुकूमत पंजाब ने मुल्जिम के सर की कीमत 2 लाख रुपए मुकर्रर की थी। और अब कुछ जुर्मों सजा के वाकयात की बात करते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कानून तोड़ने वाले किस तरह से कानून की गिरफ्त में आए, इस बारे में रिपोर्ट देखिए। चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन में लाखों की चोरी पकड़ी गई। सक्खर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने गत्ता फैक्ट्री पर बिजली चोरी का पता लगा लिया। साइट एरिया के इलाके में गत्ता प्रेसिंग फैक्ट्री में माहाना लाखों रुपए की बिजली चोरी की जा रही थी। प्रेसिंग मशीन, मोटर और ट्रांसफार्मर कब्जे में ले लिया गया। डेरा गाजी खान में तहरीक इंसाफ के रहनुमा राशिद बुखारी के कत्ल के खिलाफ PTI कारकुनों ने ट्रैफिक चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे में कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन ने राशिद बुखारी के कारकुनों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। मरी से लाहौर जाने वाली तालिबात की बस को इस्लामाबाद में स्वां गार्डन के मकाम पर हादसा पेश आ गया। बस में 30 तालिबात मौजूद थीं। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे में मामूली जख्मी होने वाली तालिबात को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और अहम खबर आपको देंगे कि ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में होने वाले फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के इजलास में भारत के अलावा दीगर तमाम मेंबरान ने पाकिस्तानी इक़दामात को तसल्ली बख्श करार दिया है। पाकिस्तान ने मौक़िफ़ अपनाया कि FATF की सिफारिशात की रोशनी में मतलूबा इक़दामात उठाए जा चुके हैं। कल अदम तंजीमों के खिलाफ इक़दामात को शेयर करना या ना करना पाकिस्तान का अपना फैसला होगा। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास हुआ, जिसमें भारत के अलावा दीगर तमाम मेंबरान ने पाकिस्तानी इक़दामात को तसल्ली बख्श करार दिया है।
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا بڑا فیصلہ، پوری سندھ کابینہ کو واچ لسٹ میں شامل کر دیا۔ کہتے ہیں انہیں ہر صورت میں پارٹی منشور پر عمل ہوتا نظر آنا چاہیے، جو کام نہیں کرے گا وہ گھر جائے گا۔ اسی بارے میں آزاد نوڑیوں کی رپورٹ دیکھیے۔ سندھ میں صاف پانی، تعلیم، صحت، ٹرانسپورٹ، سیاحت، آبپاشی کے مسائل کے حل کے لیے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری خود ایکشن میں آ گئے۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ، صوبائی کابینہ کے نمائندگان اور پارٹی کے تنظیمی عہدیداروں نے شرکت کی۔ بلاول بھٹو نے کابینہ ارکان سے محکموں کی کارکردگی پر بریفنگ لی اور نئی گائیڈ لائنز بھی دیں۔ بلاول نے کابینہ ارکان کو دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ پارٹی کے انتخابی منشور پر عمل یقینی بنایا جائے، ورنہ کابینہ میں وہی رہے گا جو کام کرے گا، اور جو کام نہیں کرے گا وہ گھر جائے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے جب اگست 2018 کے اندر حکومت ہماری قائم ہوئی تھی اور یہ بات کی تھی کہ میں خود پرسنلی مانیٹر کروں گا وزراء کی کارکردگی کو، کابینہ کی پرفارمنس کو، میں سمجھتا ہوں 4 مہینے بعد یہ میٹنگ اس بات کا مظہر ہے کہ آج بھی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اپنی بات پر قائم ہے، وہ چیزوں کو پرسنلی مانیٹر کر رہے ہیں، پرسنلی چیزوں کو نوٹ کریں اور چیزوں کو اسکروٹنائز کرتے ہوئے فیصلہ کریں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے اس بات کی بھی تجویز دی کہ اگر ہم کوئی میڈیکل کالج یا میڈیکل یونیورسٹی تھر کے ضلع میں قائم کر سکیں تو وہ بھی بہتر ایک چیز ہوگی، تو اس کے اوپر بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو کہا گیا ہے کہ وہ کام کرے اور کوئی تجویز سندھ کابینہ کو دے۔ بلاول بھٹو زرداری نے صوبے بھر میں صاف پانی کی فراہمی کے لیے سولر سسٹم پر RO پلانٹس لگانے کی بھی ہدایت کی ہے۔ اس منصوبے کا آغاز عمرکوٹ سے کیا جائے گا۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کراچی سے خبر ہے جہاں میئر کراچی وسیم اختر نے دھمکی دے دی۔ کہتے ہیں کہ متاثرین مارٹن کوارٹرز، گارڈن ایسٹ اور جہانگیر روڈ کو بے دخل کیا گیا تو استعفیٰ دے دیں گے۔ کہتے ہیں کہ پارٹی کو بھی وفاقی حکومت کے ساتھ چلنے کے بارے میں مشورہ دیں گے۔ اس کے ریٹائرڈ سرکاری ملازمین، ان کی بیوائیں، بچے ملتمس ہیں کہ ہمارے کیس میں آئین پاکستان کی مذکورہ شق کے خلاف ورزی ہو رہی ہے، لہٰذا ہمارے ساتھ بھی اسی طرح کا انصاف اور مساوی سلوک کیا جائے، جیسا 15,000 ایکڑ زمین پر پھیلی ہوئی 575 کچی آبادیاں، 26,632 گوٹھوں کے قابضین کے ساتھ کیا گیا۔ ان پہ اگر زیادتی کی جائے گی تو پوری MQM، میئر کراچی سامنے کھڑا ہے۔ میئر کی کرسی ان لوگوں کی جو انسانی مسئلہ بنا ہوا اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے زیر زمین پانی استعمال کرنے کی قیمت مقرر کر دی۔ زیر زمین پانی کے استعمال پر 1 روپیہ فی لیٹر ادا کرنا ہوگا اور وصول کردہ رقم کو دیامیر بھاشا اور محمد ڈیم کی تعمیر کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے زیر زمین پانی استعمال کرنے کی قیمت مقرر کر دی گئی ہے۔ اب زیر زمین پانی کے استعمال پر 1 روپیہ فی لیٹر ادا کرنا پڑے گا اور یہ رقم دیامیر بھاشا اور محمد ڈیم کی تعمیر کے لیے استعمال کی جائے گی۔ سپریم کورٹ نے زیر زمین پانی استعمال کی قیمت ادا کرنے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ زیر زمین پانی کے استعمال پر 1 روپیہ فی لیٹر قیمت ادا کرنا ہوگی۔ وصول کردہ رقم دیامر بادشاہ اور محمد ڈیم کی تعمیر کے لیے استعمال ہوگی۔ پانی کی قیمت کا بوجھ صارفین پر منتقل نہیں کیا جائے گا۔ ٹیکسٹائل، گارمنٹس، شوگر ملز، پیٹرولیم ریفائنریز اور دیگر انڈسٹری سے بھی زیر زمین پانی کی قیمت وصول کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ منرل واٹر اور مشروبات کی کمپنیوں کو کہا گیا ہے کہ کارپوریٹ ذمہ داری کے تحت شجرکاری کی سرگرمیوں کو فروغ دیں۔ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کے لیے خصوصی بینچ تشکیل دیا جائے گا۔ بینچ میں جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس فیصل عرب اور جسٹس اجاز الاحسن شامل ہوں گے۔ خصوصی بینچ 31 جنوری کو عدالتی فیصلہ پر عمل درآمد کے معاملے پر سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ حکومتیں FBI اور متعلقہ ادارے عدالتی فیصلے کی من و عن تعمیل یقینی بنائیں۔ زیر زمین پانی کی قیمت کی مد میں وصول رقم کو الگ اکاؤنٹ میں رکھا جائے گا۔ منرل واٹر اور مشروبات کی کمپنیاں سالانہ 10,000 درخت لگائیں۔ چیف جسٹس ثاقب نثار کہتے ہیں کہ انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ جوڈیشل ایکٹیویزم کی بنیاد رکھی۔ ان کا مقصد کسی کی حدود میں دخل اندازی نہیں تھا۔ اب عوام کو وہ انصاف نہیں مل رہا جو پہلے ملا کرتا تھا۔ رول آف لا کے لیے کوشش کی۔ وہ لاہور ہائی کورٹ بار سے خطاب کر رہے تھے۔ لوگوں کو وہ پیور انصاف نہیں مل رہا جو ایک زمانے میں اسی بلڈنگ میں بیٹھے ہوئے محترم ججز اپنی ڈیوٹی، اپنا فرض سمجھ کے سر انجام دیتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو پیڈ ہالیڈے پہ نہیں سمجھتے تھے۔ میں نے کسی کے کام میں انٹرفیئر نہیں کیا، بلکہ وہ ریٹ فار مینڈمس جو ریکوائر کرتی ہے، ویئر اے لا ریکوائرز این ایکٹ ٹو بی ڈن،
in a particular manner. It has to be done, and the High Court and the Supreme Court has the jurisdiction rather the duty to impose. मैंने सख्ती की होगी, लेकिन इस वजह से नहीं कि मैं किसी की तज़लील करना चाहता, बल्कि इस वजह से कि मैं रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल करता हूँ। हुकूमती मामलात की बात करेंगे। पेट्रोल, गैस, बिजली के बाद अब दवाइयां भी महंगी हो गई। कीमतों में इजाफा 9 से 15% किया गया है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अपनी मजबूरियां गिनवाते हुए कहा कि कीमतें ना बढ़ाते तो क्या करते। सरफराज हुसैन की रिपोर्ट। अवाम ही कसूरवार है, जब भी तो महंगाई की चक्की में पिसते हैं। इनकलाबी हुकूमत ने अवाम के मफाद में पहले बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई। अब दवाओं की कीमतों में भी 9 से 15% इजाफा कर दिया गया। इसे कहते हैं मरे को मारे शामदार। हुकूमत में बैठे कुछ सियाने शायद सच ही कहते हैं, खजाना खाली है। कीमतें न बढ़ाएं तो हुकूमत कैसे चलेगी। चाइना में बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हुई है और उसका इम्पैक्ट जो रॉ मटेरियल लेते थे वो वहाँ महंगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ भी उसका इम्पैक्ट आया है। डॉलर का इम्पैक्ट है, ठीक है। ये सारा कुछ देखते हुए हमने ये फैसला किया था कि इंडस्ट्री सर्वाइव करे, हर दवाई अवेलेबल हो। देखिए आपको अस्पतालों में तो सब फ्री मिलती हैं दवाइयाँ। मैं अभी भी 3 अस्पतालों से आ गया हूँ, तो यहाँ पे दवाइयाँ फ्री हैं। तो जनरली जो गरीब तरीन लोग हैं उन पे इंशाल्लाह ये इम्पैक्ट नहीं आएगा। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने दवाओं की कीमतें बढ़ाने के लिए अपनी मजबूरियां बताई हैं। कहा डॉलर की कीमत में 30% इजाफा हुआ। बिजली, पानी, गैस, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। सूद की शरह, खाम माल की कीमत, पैकिंग के लिए अखराजात भी बढ़ गए। चीन से दरामद होने वाली अद्वियात की कीमतों में दुगना इजाफा हो गया। मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ानी पड़ी। दवाओं की कीमतें न बढ़ाते तो क्या करते। सरकार, हुकूमत और लोगों का लहू निचोड़ने वाले सूदखोर ताजिर में कुछ तो फर्क होना चाहिए। जिन मजबूरियों का रोना आप रो रहे हैं, अवाम ने आपको इक़्तिदार के ऐवानों में इन्हीं पर तो काबू पाने के लिए पहुंचाया है, मजबूरियां गिनवाने नहीं। अगर आप इतने ही मजबूर हैं तो इक़्तिदार को लात मारे। मगर कहाँ, आप भी माजी की हुकूमतों ही की तरह अवाम से कुर्बानी मांग रहे हैं। यकीन जानिए अवाम में अब कुर्बानी की सकत नहीं। या तो लूटा गया मुल्की सरमाया बैरूने मुल्क से लाने का वादा पूरा करें, या नाकामी का एतराफ, या अपने वादों से एक बड़ा यू टर्न ले लें, ताकि आपके अजीम लीडर होने की सनद मुस्तनद तर हो जाए। पीटीआई हुकूमत ने गुज़िश्ता हुकूमतों के एक और मंसूबे का क्रेडिट ले लिया। बहीरा अरब में तेल और गैस निकालने का मंसूबा गुज़िश्ता हुकूमतों ने शुरू किया। एतराफ खुद वफाकी मुशीर बराए बहरी उमूर ने कर दिया। हबीब खान की रिपोर्ट में जानिए। तब्दीली सरकार का नई सरमायाकारी लाने का दावा खोखला निकला। बहरा अरब में तेल और गैस की तलाश का मंसूबा गुज़िश्ता हुकूमतों का निकला। इस बात का इकरार किसी और ने नहीं बल्कि वफाकी मुशीर बराए बहरी उमूर महमूद मौलवी ने खुद किया। उनका कहना है कि सालों पुराने मंसूबे को अमली जामा उनकी हुकूमत पहना रही है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पास्ट हुकूमत में कॉन्ट्रैक्ट हुए। देखिए, ये अचानक तो तेल नहीं निकल आया, ये सालों का था। कुछ हुकूमतों के, मेरा कहना ये है कि मैं नाअहली नहीं कहूँगा, मगर मैं ये कहूँगा कि इंटरेस्ट नहीं था। महमूद मौलवी का मजीद कहना था कि तेल और गैस के ज़खायर निकलने से मुल्क की तकदीर बदल सकती है। इंशाल्लाह वो जो है ऑयल निकलेगा और ये वुड बी गेम चेंजर होगा पाकिस्तान के लिए। कंपनीज का फिगर तो मेरे पास नहीं है तो जो मैं कमेंट्री करूँ, मगर एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे ऑयल एंड गैस निकल गया तो पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। एक्सॉन कंपनी का रिग मदर जहाज पाकिस्तानी समुद्री हुदूद में साहिल से 230 किलोमीटर दूर ड्रिलिंग कर रहा है। कंपनी को उम्मीद है कि इस जगह से तेल और गैस का बड़ा जखीरा बरामद हो सकता है, जिससे पाकिस्तान को बेहद फायदा होगा। कैमरामैन वक्कास खान के साथ हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बिजली किसने इस्तेमाल की और बिल क्यों ज्यादा आया? वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ही स्टाफ पर ऑडिट का हुक्म दे दिया। आखिर बिल ज्यादा क्यों आया? कहानी बता रहे हैं अवैस कयानी।
बिजली का बिल ज्यादा क्यों आया, वजीर आजम भी परेशान हो गए। पीएम हाउस में बिजली के बड़े बिल पर वजीर आजम ने मामले की जांच पड़ताल के लिए खुसूसी ऑडिट के अहकामात भी जारी कर दिए। वजीर आजम ने इस बात के ऊपर हैरत का इजहार किया है कि जब वो खुद वहां रह ही नहीं रहे और वजीर आजम का कोई सेटअप ही वहां नहीं है, तो भी इतना ज्यादा बिल जो है वो क्यों आया। लिहाजा उन्होंने अपने ही जो स्टाफ है उसके ऑडिट का भी हुक्म दिया है और ये हुक्म दिया है कि जो प्राइम मिनिस्टर हाउस को जो मैनेज कर रहा है स्टाफ और जो मामलात हैं उसको ऑडिट किया जाए। वज़ीर आज़म हाउस का बिल ज्यादा क्यों आया, हुकूमत क्या पता चलाएगी, हम बता देते हैं। वज़ीर आज़म हाउस का 5 साल तक मीटर खराब रहा, जिसकी वजह से बिजली ज्यादा इस्तेमाल हुई और बिल कम अदा हुआ। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक मीटर का मल्टीप्लाई फैक्टर 2000 होना चाहिए था, लेकिन बिल 1000 के मुताबिक भिजवाया जाता रहा। आइस्को ने फौरी तौर पर 60,24,000 यूनिट्स का 9 करोड़ 5 लाख की रकम बिल में शामिल की और पीएम ऑफिस को भिजवा दिया, लेकिन ना तो मौजूदा बिल की अदायगी हो रही है और ना पिछले बकायाजात अदा हो रहे हैं। दूसरी तरफ मामले की तहकीकात के लिए आइस्को ने फौरी तौर पर जीएम टेक्निकल की सरबराही में कमेटी तश्कील दी और मुतलका 2 अफसरों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। आइस्को के मुताबिक बिजली का बिल दुरुस्त है और मतलूबा रकम जरूर वसूल करेंगे। अवैस कियानी, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार वाकई सादा हैं या सादगी का लिबादा ओढ़ रखा है, या उन्हें अभी तक वज़ीर आला बन जाने का यकीन नहीं आ रहा। वही चेहरे पर घबराहट और वही सवाल गंदुम और जवाब चना। आप भी ये रिपोर्ट देख लें। ठीक हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा ना, सब ठीक हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा ना, सब ठीक हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब को आए 4 माह हो चले, लेकिन उनकी घबराहट अभी भी खत्म होती दिखाई नहीं देती। पाकिस्तान किडनी एंड लीवर सेंटर के दौरे पर गए तो सवाल गंदुम तो जवाब चना देते रहे। सवाल अदविया की कमी का पूछा गया, जवाब नौकरियों का दे दिया। आज अद्वियात की कीमतों में जो है वो कुछ 22% इजाफा हो चुका है। जो आपने बताया था कि नौकरियां नहीं मिल रही, हेल्थ डिपार्टमेंट ने 9200 डॉक्टर्स अभी रिसेंटली। बुज़दार साहब से सिंध में बदकलामी करने पर वुज़रा के दाखिले पर पाबंदी का पूछा गया। पंजाब के वुज़रा या बाकी वुज़रा सिंध में आएंगे, बिलावल भुट्टो साहब का अगर नाम ECL से ना निकाला गया तो उनको भी वहाँ नहीं आने देंगे। इस पे आप क्या कहेंगे? क्यों नहीं आने देंगे? वो फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है ना, ECL प्रोविंशियल सब्जेक्ट तो नहीं है। बात पुलिस कल्चर तब्दील होने की पूछी गई या बिजली गैस बहरान की, तो जवाब कुछ यूं दिया। बिजली की लोड शेडिंग भी चल रही है, गैस नहीं आ रही है, तो दिल्ली सरकार क्या कर रही है? सब कुछ आ जाएगा, आप थोड़ा सा वेट करें, सब ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं। पुलिस कल्चर तब्दील होने का नाम नहीं ले रहा है। आहिस्ता आहिस्ता होगा ना जी, एक ही दिन में तो नहीं होगा। लगता है सब ठीक हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का तकिया कलाम बन चुका। सब ठीक हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा ना, सब ठीक हो जाएगा। और हुकूमत के दावे सिर्फ दावे ही रहे। पाकिस्तान में 2 साल में बेरोजगार अफराद की तादाद में 1,70,000 का इजाफा हो गया है। मुल्क में बेरोजगार अफराद की तादाद बढ़कर 37,90,000 तक जा पहुंची है। तफसीलात के लिए वकास अजीम की रिपोर्ट देख लेते हैं। बेरोजगारी हदें क्रॉस करने लगी। गुज़िश्ता 2 सालों में बेरोजगारों में 2.25 लाख लोग बढ़ गए। पाकिस्तान शुमारियात ब्यूरो ने लेबर फोर्स सर्वे 2017-18 जारी कर दिया। सर्वे के मुताबिक 2015 में मुल्क भर में बेरोजगार अफराद की तादाद 36,20,000 थी। आज मुल्क भर में बेरोजगार अफराद की तादाद बढ़कर 37,90,000 हो गई है। पंजाब में बेरोजगार अफराद की तादाद 23,90,000, सिंध में 7,50,000, खैबर पख्तूनख्वा में 5,50,000 और बलूचिस्तान में 1,10,000 अफराद बेरोजगार है। मुल्क भर में बेरोजगारी की शरह 5.8% है। 2015 में बेरोजगारी की शरह 5.9% थी। अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में लेबर फोर्स की तादाद 6 करोड़ 55 लाख है। दूसरी जानिब एक अच्छी खबर भी है। शरह ख्वानदगी की शरह 60.7% से बढ़कर 62.3% हो गई। लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 36.9% लोग मैट्रिक से कम तालीम रखते हैं और सिर्फ 6% लोगों के पास डिग्री या इससे ऊपर की तालीम है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में शादीशुदा और बेवाओं की तादाद में इजाफा हुआ है। शादीशुदा अफराद की तादाद 52.6% से बढ़कर 53.5% हो गई है, जबकि बेवाओं की तादाद 3.6 से बढ़कर 3.9% हो गई। मुल्क भर में गैर शादीशुदा अफराद की तादाद 42.3% है। वकास अजीम, 24 न्यूज, इस्लामाबाद।
اور خبر ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی بہن علیمہ خان کی ایک اور جائیداد سامنے آ گئی ہے۔ اپوزیشن نے علیمہ خان کا نام ECL میں شامل کرنے اور معاملے پر GIT بنانے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی بہن علیمہ خان کی امریکہ میں بھی جائیداد کے چرچے۔ ایک اور جائیداد سامنے آ گئی۔ علیمہ خان امریکی ریاست نیو جرسی میں 4 منزلہ عمارت میں 3 فلیٹس کی مالک ہیں، جن کی موجودہ مالیت $30 لاکھ یعنی 45 کروڑ روپے ہے۔ جائیداد 2004 میں خریدی مگر جون 2017 تک پاکستانی ٹیکس حکام کے سامنے ظاہر نہیں کی تھی۔ دریائے ہڈسن کے کنارے پہ واقع یہ والی بلڈنگ ہے، 4 سٹوری بلڈنگ ہے، 3 فلیٹس ہیں، 3 پورشنز ہیں اس کے، جس کو 2004 میں محترمہ علیمہ خان صاحبہ نے خریدا تھا اور یہ مسلسل انہوں نے چھپائے رکھا۔ 2016 میں ہمارے نالج میں یہ آیا اور کچھ پراپرٹیز اور ایسے کے آئے۔ دوسری جانب اپوزیشن نے علیمہ خان کا نام ECL میں شامل کرنے اور معاملے پر GIT بنانے کا مطالبہ کیا۔ سندھ اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو میں وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کا کہنا تھا کہ عمران خان قوم کو اپنے ذرائع آمدنی بتائیں، جبکہ شوکت خانم اسپتال کے فنڈز کا فورنزک آڈٹ بھی کروایا جائے۔ کل وہ اپوزیشن میں تھے، آج وہ وزیر اعظم ہیں، آج ان کے اوپر سوالات اٹھائیں، وہ بتائیں کہ ان کی بہن کے پاس جو پراپرٹی ہے اور کون کون سی ہے وہ بھی بتائیں۔ شوکت خانم میموریل کے لیے جو چندہ اور زکوٰۃ اور خیرات اکٹھی کی جاتی ہے اس کا فورنزک آڈٹ ہونا چاہیے۔ نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب نے بھی عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ چور چور، ڈاکو ڈاکو کہنے والوں کی باجی چور نکلی۔ اس ایمنسٹی اسکیم کو میری اور میری پارٹی مسترد کرتی ہے۔ ہم 2018 کا الیکشن جیتیں گے، جنہوں نے ایمنسٹی لی ہے سب کو انویسٹیگیٹ کریں گے۔ جب بار بار آپ ڈاکوؤں کو یہ اسکیمز دے دیتے ہیں تو میں سوال پوچھتا ہوں کہ جو لوگ ایمانداری سے اس ملک میں ٹیکس دیتے ہیں وہ تو بیوقوف لوگ نکلے نا۔ علیمہ خان کی کیا ذرائع ہیں جن سے اربوں روپے کی غیر قانونی جائیداد خریدی گئی؟ علیمہ باجی کی غیر قانونی جائیداد کے ذرائع چندہ، تعلیم کے پیسے اور تحریک انصاف کے جعلی اکاؤنٹس ہیں۔ علیمہ باجی کو چوری کا حساب دینا پڑے گا۔ اور ادھر کوٹ لکھپت جیل میں قید سابق وزیر اعظم کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ والد کو بازو میں درد ہے جو انجائنا کا معلوم ہوتا ہے، ذاتی معالج کو ملنے نہیں دیا گیا۔ جیل انتظامیہ نے بیان کی تردید کرتی ہے۔ کوٹ لکھپت جیل میں قید سابق وزیر اعظم نواز شریف کی طبیعت ناساز۔ مریم نواز کہتی ہیں والد کے بازو میں درد ہے جو انجائنا کی تکلیف دکھائی دیتی ہے۔ سابق وزیر اعظم کو علاج کی ضرورت ہے اور انہیں اسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے جو ان کی ہیلتھ ہسٹری سے واقف ہو۔ ذاتی معالج دن بھر علاج کے سلسلے میں ملاقات کی کوشش کرتے رہے لیکن اجازت نہ مل سکی۔ جیل انتظامیہ نے مریم نواز کے بیان کی تردید کر دی۔ کہا میاں نواز شریف کا طبی معائنہ دوپہر 4:30 بجے کرایا گیا۔ MS جیل ڈاکٹر محمد افسر نے معائنہ کیا۔ نواز شریف بالکل ٹھیک ہیں، بلڈ پریشر اور شوگر لیول بھی نارمل ہے، جبکہ جمعرات کو ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان فیملی کے ہمراہ ملے تھے۔ میاں نواز شریف نے صرف 30 سیکنڈ کا وقت دیا اور کہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ادھر سابق وزیر اعظم کو جیل کا کھانا بھی بھا گیا۔ گھر سے صرف ایک وقت کا کھانا منگوانے لگے، ناشتہ اور رات کا کھانا جیل کا کھانے لگے، صرف دوپہر کا کھانا گھر سے منگواتے ہیں۔ نواز شریف کو جیل کا کھانا کیا پسند آیا، جیل کا کچن دیکھنے کی بھی فرمائش کر دی تو سپرنٹینڈنٹ جیل نے نواز شریف کی فرمائش پوری کرتے ہوئے انہیں کچن بھی دکھایا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی لیپ ٹاپ سکیم کے تحت GC یونیورسٹی فیصل آباد میں اب نئے انداز سے لیپ ٹاپ تقسیم ہوں گے۔ نواز شریف کی شروع کی گئی سکیم اب عمران خان کے نام سے چلے گی۔ عمران خان ماضی میں اسی سکیم کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں۔ منصوبے تمہارے پر نام ہمارے۔ نئے پاکستان میں نواز شریف کی جانب سے شروع کی جانے والی وزیر اعظم لیپ ٹاپ سکیم کا کریڈٹ تحریک انصاف لے گی۔ ماضی میں عمران خان سکیم کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں، جبکہ سکیم بند کرنے کا اعلان بھی کیا گیا تھا۔ AGC نے GC یونیورسٹی فیصل آباد کے 3000 سے زائد طلبہ کو وزیر اعظم لیپ ٹاپ سکیم کا اہل قرار دیا۔ لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب 18 جنوری کو ہوگی، جس کے لیے یونیورسٹی انتظامیہ نے تشہیر میں عمران خان کی تصاویر لگوا دی۔ وزیر اعظم لیپ ٹاپ سکیم کے پروگرام کے سلسلے میں بینرز پر عمران خان کی تصویر چھپنے پر حکومت کا رد عمل سامنے آیا۔ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایکشن لیا اور معاملے کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ 24 نیوز نے معاملہ اٹھایا تو وائس چانسلر GC یونیورسٹی ڈاکٹر ناصر امین نے بھی لیپ ٹاپ سکیم کی تشہیر پر عمران خان کی تصویر کا نوٹس لے لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تعلیمی اداروں کو سیاست سے دور رہنا چاہیے۔ تصویر کس نے لگوائی، اس کی انکوائری کی جائے گی۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں گے اردو کی منفرد افسانہ نگار خالدہ حسین 80 برس کی عمر میں جہان فانی سے کوچ کر گئیں۔
इंतज़ार हुसैन के बाद उर्दू की सबसे बड़ी अफसाना निगार थी। इंतज़ार हुसैन रुखसत हुए और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ख़वातीन सबसे बड़ी अफसाना निगार थी। इंतज़ार हुसैन के बाद हमारी सबसे बड़ी अफसाना निगार थी और उसको इस बात का एहसास था। उसके यहाँ शुरू से एक ऐसा इमेजिनरी बंदा है जो कभी उसको और उसके कैरेक्टर औरत को सवारी बना देता है, कभी उसको वो साया बना देता है, कभी वो उसको तार पे चलने वाली बना देता है। उन्होंने अपने ज़माने के फ़िक्शन पर ऐसे देरपा असरात मुरतब किए हैं और ऐसे मुनफरिद नक्श पैदा किए हैं जो उनके सिवा किसी और के यहाँ हमें दिखाई नहीं देते। उनकी ज़िंदगी जो है वो एक मुकम्मल वो लगती है, इतनी साबिर, हालात का मुकाबला करने वाली, और ज़ाहिर है जो उनका अदब पढ़े और समझ ले तो उसका असर तो वो लेगा। खालिदा हुसैन मैं ये समझता हूँ कि कुर्रतुल ऐन हैदर के बाद जिसने उर्दू अदब का मान रखा और उसे एक औरतों के हवाले से सिर्फ नहीं बल्कि एक तख्लीकार की हैसियत से जितना नाम बड़ा कमाया है, इससे बड़ा आदमी और कोई है नहीं हमारे यहाँ। कुछ बात करेंगे मौसम की और आपको बताएंगे मुल्क में सर्दी ने डेरे डाल रखे हैं। आइंदा 24 घंटे में मौसम की सूरत हाल कैसी रहेगी, ये जानते हैं ज़ीशान बशीर से। मौसम के बदलते रंगों की बात करें तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अब्रे करम फिर से बरस पड़ा। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, नौशहरा, खानेवाल, पेशावर, मर्दान और कोहाट में हल्की बारिश हुई जिससे सड़कों पर फिसलन हो गई है। इसके अलावा कराची समेत सिंध और मकरान के साहिली इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है और बाज़ मकामात पर बूंदाबांदी भी हुई है। बालाई इलाकों की बात करें तो मरी, अस्तौर, दीरबाला, वादी नीलम और दीगर बाला इलाकों में बर्फबारी से पहाड़ों पर बर्फ की तहें जम गई हैं और सयाह मलका कौसार के सहर में खो गए हैं। इसके अलावा दीगर बाला इलाकों में गिलगित, अस्तौर, गोब्स और बगरूट में दर्जा हरारत -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि हुंजा में -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा नगर के नशेबी इलाकों में 6 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। सवात में हर तरफ सफेदी छा गई है। बर्फबारी और बारिश ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया है। अगले 24 घंटों के दौरान पहाड़ी इलाकों में मजीद बर्फबारी का इम्कान भी जाहिर किया गया है। दीगर शहरों की अगर हम बात करें तो महकमे मौसमियात का ये कहना है कि हफ्ते के रोज मालाकंड, हजारा, पेशावर, कोहाट, मर्दान, सरगोधा, गुजरावाला के अलावा रावलपिंडी, लाहौर डिवीजन, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं, जबकि फैसलाबाद और साहिवाल डिवीजन में चंद मकामात पर मजीद बारिश का इम्कान है।